बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स, उसका पार्ट जो है वो हम 17 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आवाज़ तो आपको लग ही रहा होगा कि आवाज़ आज कैसी निकल रही है, क्योंकि सेहत ठीक नहीं है, इसलिए 2 दिन में वीडियो बना भी नहीं सका। बहरहाल पिछला पार्ट आप लाजमी देख लीजिए, उसमें मैंने तफसील बताई है ऑसिलेटर सर्किट से रिलेटेड, जो कि कोर कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का, कि आपकी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। ऑसिलेटर सर्किट किस तरह से आपको हेल्प करता है कि आपका साउंड जो है ये एक जगह से पाकिस्तान से अमेरिका चला जाता है। आप मोबाइल पे बात करते हैं, ठीक है, कौन क्या हो रहा है आपके साउंड के साथ, अंदर जाके किस सर्किट के साथ वो मिल रही है, उससे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो कन्वर्ट हो रही हैं रेडियो वेव्स में। रेडियो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जा रही हैं। रेडियो ट्रांसमीटर है, रिसीवर ट्रांसमीटर है, सॉरी रेडियो रिसीवर है, रेडियो ट्रांसमीटर है, और ये सब कुछ यानी कि जब तक फील ना हो ना, प्रैक्टिकल टच आपको ना आए, तो फिर मज़ा थोड़ी ना है लेक्चर्स का। ये कोई हवाई बातें थोड़ी हैं, इस दुनिया की बातें हैं सारी की सारी भाई। तो बहरहाल इसका मैं हल्का फुल्का सा ओवरव्यू साथ साथ प्रैक्टिकल टच देता रहता हूँ कि हो कर रहा है। इसको जहन में रखिएगा, क्योंकि अभी इस लेक्चर में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। पिछली वीडियो देखनी हो तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही होता है। और अगला पार्ट देखना हो तो इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाए बगैर लेकिन आपका मसला हल नहीं होगा। कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे आप देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर आप क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स के नाम से, 12 फिज़िक्स के नाम से प्लेलिस्ट वहाँ होगी, उसमें चले जाइए। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 जो एंड होने जा रहा है अभी, इन सारे चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियोस जो है वो मौजूद हैं। एक एक करके देखते रहिए, इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो घर बैठे हल हो जाएगा। आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन्स वगैरह ये वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नोट्स भी साथ साथ बनवाए हैं मैंने, जितने बुलेट्स में बनवा सकता हूँ, ठीक है भाई, वो भी मैंने साथ साथ बनवाए हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लास्ट ईयर में कंप्लीट कर चुका, कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर इंक्लूडिंग ग्रैंड टेस्ट उसमें मौजूद है। एक 2 घंटे का ग्रैंड टेस्ट है कम से कम। वही आपकी दुखती रग जो है ना, जो नोमेनक्लेचर, ठीक है, ऑर्गेनिक वाले भी इनऑर्गेनिक वाले भी, ग्रैंड टेस्ट है, ये पूरा का पूरा अटैम्प्ट करें। उसी में मैंने सोल्यूशंस भी बताए, ठीक है। इसी अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में बता चुका हूँ ऑलरेडी, कंप्लीट बुक जो है वो अपलोड में कर चुका हूँ। देखें प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। चले अब यहाँ पे चलते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स जो हैं वर्क एग्जाम्पल्स, क्योंकि टॉपिक्स तो हम कवर कर चुके हैं। वर्क एग्जाम्पल्स, इनको देखेंगे, वर्क एग्जाम्पल्स और सेल्फ असेसमेंट्स और नंबर 3 MCQs जो है, इनको हम देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि यही टारगेट है कि आपकी बुक में लिखा हुआ एक एक टॉपिक, एक एक पेज, एक एक हेडिंग जो है उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ मैं कुछ भी, एक नुक्ता भी, एक वर्ड भी छोड़ता नहीं हूँ। समझ आ रही है बात आपको? तो ये नहीं कह सकते कि आपके चैप्टर में से कुछ रह गया सर, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वर्क एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। PDF खोल लीजिए, बुक तो अभी तो इसकी आई नहीं है। और इन कामों के अलावा हमें एक काम और क्या करना है, ये टेस्ट एडिशन है, आपको पता है टेस्ट एडिशन है, इसमें ढेरों के हिसाब से मिस्टेक्स हैं, वो साथ साथ मैं रेक्टिफाई भी करवाऊंगा मिस्टेक्स। इसके अलावा आप लोगों को भी बोलूँगा, और मैं वेलकम करता हूँ हमेशा। देखें, डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कमेंट्स में बताइए मुझे, मैं आपको वेलकम करूँगा। जैसे मैंने पिछली वीडियोस के भी अंदर कुछ मिस्टेक्स आई थी, तो मैंने वेलकम किया था, मैंने बोला बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये टेस्ट एडिशन है भाई। ये टेस्ट एडिशन ना भी हो तब भी मैं खुदा तो नहीं हूँ ना भाई, मैं इंसान ही हूँ, मैं मिस्टेक कर सकता हूँ। मुझे इसमें कोई कतन शर्म महसूस नहीं होती बिल्कुल भी, और ना होनी चाहिए। अगर आप हाईलाइट कर देंगे, सर आपसे ये मिस्टेक हो गई, मैं इंशाल्लाह उसको हाईलाइट करूँगा आपका शुक्रिया अदा करके। आप कमेंट में बताइए मुझे, बग़ैर बुरा माने, कुछ भी नहीं होता इससे, ये सब बेकार की बातें हैं। मकसद इस प्लेटफॉर्म का यही है कि आपको फ़िल्टर्ड नॉलेज मिले, फ़िल्टर्ड नॉलेज, बिल्कुल छनी हुई जिसको कहते हैं ना, इसमें कहीं गड़बड़ की गुंजाइश ना हो, ठीक है भाई। तो वर्क एग्जाम्पल जो सबसे पहली आपकी आ रही है,
वो ये पेज नंबर 105 पे है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जितनी अच्छी आपकी वर्क एग्जाम्पल पे ग्रिप होगी, याद रखें एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो है उनको समझने में आपको आसानी रहेगी। वर्क एग्जाम्पल्स पे ग्रिप नहीं होगी आपकी, आप यकीनन परेशान होंगे एक्चुअल प्रॉब्लम्स को करने में। ये 20.1 है। ठीक है, 20.1 एग्जाम्पल 20.1, इसको मैं रीड कर दूंगा, लिखूंगा तो नहीं, और इसका डेटा जो है वो साथ में बताना शुरू कर दूंगा। इस एग्जाम्पल में आपसे ये कह रहा है बात, इसमें बोल रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है एक सर्किट से फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 5 है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज है। आप सिर्फ इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। हमारा प्रॉब्लम बेसिकली पता है क्या होता है, हमें सवाल समझ में ही नहीं आता कि वो हमसे चाह क्या रहा है। आपसे कोई सॉल्व करने की नहीं बोल रहा भाई आपसे बोल रहा है आप इक्वेशन बना दीजिए, बस इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, तो इसका डेटा बना लें सबसे पहले आप। ये अभी हम कर रहे हैं वर्कड एग्जाम्पल, इसका डेटा बना लें आप। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम एम्पलीट्यूड को 5। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है उसने आपको 60 हर्ट्ज दी है। इक्वेशन जो है वो आपसे बोल रहा है कि भाई इक्वेशन बना दीजिए, इक्वेशन बना दीजिए। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर ये जो 5 AMP है, ये एम्पलीट्यूड जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। ठीक है भाई, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं I0 से। पहले ये बात जहन में रखिएगा। और ये करंट की पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू। ठीक है, तभी एम्पलीट्यूड की बात की गई है। ठीक है भाई, अच्छा हमारे पास इसके लिए इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, I = I0। ठीक है, साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा जो है वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो 2πf के बराबर होती है। तो आप इसको इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हम करेंगे भी। ठीक है भाई, तो ये I = I0 और साइन ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 2πf और t। ये रही आपकी इक्वेशन जो कि आपका मसला हल कर सकती है इस सिचुएशन में, जबकि वो बता रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, AC करंट जो है वो फ्लो कर रहा है सर्किट से, जिसकी एम्पलीट्यूड 5 है और जहाँ पर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। आप इक्वेशन बना दीजिए, ये इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है भाई, नीचे इसने एक इजाफी चीज़ और भी लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये प्योरली वेव फॉर्म की टर्म्स हैं। आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट को हम वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। शुरुआती वीडियो में मैं बात आपको बता दी थी कि आप इसको मत भूलिएगा मेहरबानी करके, क्योंकि इस लेक्चर्स के एंड अगर आप देखें ना, शुरू से लेकर अभी तक जो बच्चे साथ हैं प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं, वो शुरू से अभी तक याद करें तो वो AC सर्किट्स के अंदर आपको वेव फॉर्म के ऊपर बार बार लेके आ रहा है। उसके पीछे वजह यही थी जो लास्ट लेक्चर अभी हमने पिछला वाला बनाया, ताकि आपको वेव्स की दुनिया में लेके जाया जा सके, सर्किट से वेव्स की दुनिया में लेके आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये रेडियो वेव्स जो इस हवा में इधर से उधर घूम रही हैं, ये कर क्या रही हैं, ये बन कैसे रही हैं, कौन बना रहा है इनको, ये वजह है इसकी सारी की सारी। तो ये वेव फॉर्म में एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं। और जब अल्टरनेटिंग करंट की हम बात करते हैं ना, तो दो पीक वैल्यूज़ होती हैं। एक ये वाली वैल्यू होती है जो यहाँ से यहाँ तक की होती है पॉजिटिव, और ये दूसरी वाली होती है जो यहाँ से यहाँ तक की होती है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं एम्पलीट्यूड बात कर रहा हूँ ना, अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू की कि ये 5 है, तो ये पॉजिटिव 5 होगी, तो ये नेगेटिव 5 भी होगी, तब जाके साइकिल पूरा मुकम्मल होता है अल्टरनेटिंग करंट का। तो उसने रिजल्ट में देखें आपको बताया है यहाँ पर कि द साइन फंक्शन विल ऑसिलेट बिटवीन -5 एंड 5 एम्पेयर। अब ये साइन फंक्शन तो नहीं समझा सकता यार यहाँ पे, अभी इसके लिए तो टाइम नहीं है।
ठीक है भाई, तो अगली एग्जाम्पल की तरफ चलें। यहाँ मिस्टेक्स भी बहुत सारी हैं वर्कड एग्जाम्पल्स के अंदर। कुछ वर्कड एग्जाम्पल्स जो है रिपीट भी कर दी गई हैं, कुछ सेल्फ असेसमेंट में गड़बड़ है, कई जगहों पर है ना, टेस्ट एडिशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल 20.2 जो आ जाती है, 20.2 20.2 के अंदर आपसे बोल रहा है रेसिस्टर लगा हुआ है एसी सप्लाई के साथ, ठीक है, और रेसिस्टर जो है ये 200 ओम है, और एसी सप्लाई के अंदर जो वोल्टेज है वो 36 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 60 हर्ट्स है। दो चीज़ें आपसे कैलकुलेट करने की बोल रहा है, करंट जो है वो आप कैलकुलेट करके बता दें, दूसरा बोल रहा है पावर जो डिसिपेट हो रही है रेसिस्टर में आप उसको भी बता दें, तीसरा आपसे बोल रहा है इक्वेशन जो है वो भी आप यहाँ पर बना दें करंट और वोल्टेज की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट और वोल्टेज की तीन चीज़ें आपसे बोल रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसको ठीक है, तो इसका डेटा बना लेते हैं। पहले सबसे पहले उसने आपको रेसिस्टेंस दी है कितनी, 200 ओम, 200 ओम जो है उसने आपको रेसिस्टेंस दी है। वोल्टेज जो है यहाँ पर हमारे पास 36 वोल्ट है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 60 हर्ट्स है। और करंट जो है वो आपसे पूछ रहा है, नंबर 1 बोल रहा है करंट बता दीजिए, नंबर 2 जो है वो आपसे बोल रहा है कि पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो बता दीजिए, नंबर 3 जो है वो आपसे इक्वेशन का पूछ रहा है, इक्वेशन जो है वो बता दीजिए कौन सी है। ठीक है भाई, तो नंबर 1 पे हम करंट को देख लेते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ पर करंट का सीधा सीधा ओम्स लॉ आपने देखा है, उसमें हमारे पास V = IR है, V = IR, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। I = V/R, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। I = V/R, वोल्टेज उसने आपको दिया हुआ है, रेसिस्टेंस उसने आपको दिया हुआ है, 36 जो है वो वोल्टेज है, रेसिस्टेंस जो है वो 200 है। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.18 एम्पेयर जो है करंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, पहला मसला हल हो गया। दूसरे मसले की तरफ चलें। दूसरे मसले में आपसे बोल रहा है कि आप पावर बताइए, पावर जो है वो आप बता दीजिए। हम कोई भी काम करते हैं, हम इतनी बिजली सप्लाई कर रहे हैं, इतनी सप्लाई कर रहे हैं, हम इसको एक चीज़ में मेजर करते हैं। हम ये देखते हैं कि यार इतना करंट हमने सप्लाई किया है तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि करंट आप सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी बिजली की चीज़ आप चला रहे हैं ना घर में, ठीक है, मिसाल के तौर पर वॉशिंग मशीन ही है, चल रही है, आसान सा बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कोई मुश्किल नहीं है ये पावर का। तो आप अच्छी से अच्छी वॉशिंग मशीन लेके आ जाते हैं, ठीक है, बेहतर पैसे दे के, इतने सारे पैसे दे के वॉशिंग मशीन ले आते हैं। वॉशिंग मशीन अगर वो काम ही ना करे तो आपको अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। मेन चीज़ काम है, उसकी कारकर्दगी। ये पावर जो है ना, ये वो फैक्टर है जो कि आपको किसी भी चीज़ के काम का बताता है। वो बोलता है कि भाई आपको उस चीज़ ने इतना काम करके दे दिया। बस ये पावर का मेन कॉन्सेप्ट ये है, जहाँ पर भी ये आ जाता है। तो ठीक है, पावर का फॉर्मूला इस केस के अंदर जो हमारे पास आएगा, P = VI, ये है, क्योंकि ये वो वाला पावर जनरल टर्म में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होती है। एसी सर्किट से रिलेटेड जो है पावर आपका वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के बराबर है, और वोल्टेज आपके पास यहाँ पर मौजूद है 36 मल्टीप्लाई बाय करंट जो है वो 0.180 या 0.18 कर लें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये निकलेगा आपके पास 6.48 वाट। वो पावर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से मुताल्लिक है, बिजली से मुताल्लिक है, उसका यूनिट हमारे पास वाट होता है। ठीक है भाई, तो ये दूसरा मसला भी हल हो गया। अब तीसरा मसला बोल रहा है इक्वेशन भी बता दें इसकी, जिसमें पावर, जिसमें वोल्टेज और करंट जो है वो टाइम का फंक्शन हो। अच्छा, इसके लिए हमारे पास जो है सबसे पहले फर्स्ट
वी नो दैट ओमेगा जो है यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर है, इसकी वैल्यू आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसको निकालने बताता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है हमें, 60। तो इसका जवाब जो है आपके पास आ जाएगा 376.8 हर्ट्स ये आ जाएगा आपके पास। क्यों हर्ट्स में, क्यों इसका यूनिट आया 376.8 हर्ट्स में क्यों आया, क्योंकि ओमेगा असल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी आपको पता है उसका यूनिट हमारे पास हर्ट्स होता है। ठीक है भाई, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं। ठीक है, हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, 1 बाय 1 को देख लें। एक करंट का फार्मूला है, दूसरा हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला है। करंट का फार्मूला जो है वो बराबर है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा थीटा साइन ओमेगा टी, इसके बराबर है। और ये जो है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी इसके बराबर है। ये रही वो दो इक्वेशंस जिनमें 1 बाय 1 जो है आप इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आगे ही कर रहा हूँ मैं एरो बना के, आप देख लें, कुछ भी नहीं करना, सॉल्व नहीं करना। उसने इक्वेशन बोली है, इक्वेशंस आ चुकी, सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, ओमेगा, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू अलग से निकाल ली। ओमेगा जो है ये 376, ये एज इट इज़ ओमेगा की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और आई नोट जो है करंट, वो आपके पास ऑलरेडी आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ये रहा आपके पास 0.18, ये रहा। तो आई नोट की जगह पे 0.18 आ जाएगा, ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 376.8। दूसरे वेरिएबल्स को आप नहीं छेड़ेंगे क्योंकि उसने बात ही नहीं की है। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर वोल्टेज अभी आपने फाइंड आउट किया 6 ये रहा, ये वोल्टेज गिवन है 36, ये इसकी जगह पर आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यही है जो कि अभी आपने फाइंड आउट की। अब मैं इसके अंदर चेंजेस करता हूँ। आई जो है वो बराबर है हमारे पास 0.18 साइन 376 साइन 376.8 टी। ठीक है, इसी तरह ये v बराबर हो जाएगा हमारे पास, v नॉट हमारे पास कितना है 36 साइन ओमेगा 376.8 टी, 376.8 टी। देखें ये आ गया आपके जो इक्वेशंस वो मांग रहा था, ये आ गई इक्वेशंस। वैसे आप इसको भी लिख सकते हैं सिर्फ, क्योंकि इक्वेशंस ही मांगी है ना उसने, लेकिन अच्छा है कि आप ये वैल्यूज़ इस तरह से पुट कर दें। ठीक है भाई, वर्कड एग्जाम्पल 20.3 की तरफ चलते हैं। ट्वेंटी पॉइंट 3 की तरफ चलते हैं। इसमें जो है हमारे पास, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। रेसिस्टर जो है वो बोल रहा है एसी सप्लाई के साथ करंट है। रेसिस्टर की वैल्यू उसने दी है 200 ओम। ठीक है, एसी सप्लाई है और वोल्टेज जो है वो 36 है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्स है। बोल रहा है करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, वो बता दीजिए 20.3। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग, ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ ये मिसप्रिंटिंग है। अगर आप ये देखें तो ये डेटा तो अभी हम 20.2 में भी देख के ही तो आ रहे हैं, 200 ओम और जो है वो 36 वोल्ट, ऐसी बात है। तो उसने ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर 20.3, तो इसको हम कर नहीं सकते क्योंकि इसने प्रॉब्लम हमें दी ही नहीं, 20.2 की ही प्रॉब्लम रिपीट कर दी। और अगर आप पेज नंबर, इसके नीचे वाला पेज देखें, पेज नंबर 111, तो इसके अंदर जो सल्यूशन इसने दिया है
वो उस प्रॉब्लम का दिया है जो कि हमें पता ही नहीं है कि इसने एग्जाम्पल में इसमें पूछा क्या है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में इसने 20.2 को दे दिया। ठीक है, तो ये मिसप्रिंटिंग है, इसको आप छोड़ दीजिए, 20.4 की तरफ आ जाइए, क्योंकि ये टेस्ट एडिशन है, बाद में अपडेटेड बुक्स और आएंगी तो फिर इस पर मज़ीद बात होगी। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर आप 20.4 की तरफ। यहाँ पर वो बात कर रहा है कि हमारे पास एक इंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, और यहाँ पर इंडक्टेंस जो है वो 0.02 हेनरीज है। हमारे पास एक इंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, ये देखिए इस तरह का, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो ये सोलेनॉइड है। ठीक है, तो इंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, और इसमें जो इंडक्टेंस है वो बता रहा है 0.2 हेनरी है, और ये सीरीज़ में कनेक्ट है एक एसी सिग्नल के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट करके बता दीजिए। मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट्स देखे हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर, अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा सर्किट देखा है जिसके अंदर सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ है, ऐसा सर्किट देखा है हमने जिसके अंदर सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसा सर्किट देखा है जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, ऐसा सर्किट देखा है जिसके अंदर हमने रेसिस्टर और कैपेसिटर को लगे हुए देखा है, ऐसा सर्किट हमने डिस्कस किया है वीडियो में जिसके अंदर हमने रेसिस्टर और इंडक्टर को लगे हुए देखा है, ऐसा सर्किट हमने देखा है जिसमें हमने सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर को लगे हुए देखा है, और ऐसा सर्किट भी देखा है जिसमें हमने तीनों ये देखे, इंडक्टर भी, रेसिस्टर भी और कैपेसिटर भी। और ऐसे सर्किट्स को भी हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि कुछ तो सर्किट्स इसमें से सीरीज़ में कनेक्ट है, कुछ पैरेलल में कनेक्ट है, इसीलिए तो ये ये चैप्टर इतना तवील गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास 20.4 का डेटा आप नोट कर लें। डेटा उसने इंडक्टेंस जो है आपको दी है, इंडक्टेंस 0.02 हेनरी, ये इसका यूनिट है हेनरी। ठीक है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो है उसने बताई है कि आपके पास 50 हर्ट्ज़ है, 50 हर्ट्ज़, और आपसे रिएक्टेंस पूछ रहा है, रिएक्टेंस XL, रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिएक्टेंस हमारे पास दो तरह की होती हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस सेम एज रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस जो कि इंडक्टर दे रहा है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है, वो रेसिस्टेंस जो कि कैपेसिटर दे रहा है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है। तो ये जो रिएक्टेंस है ये कौन दे रहा है, ये कौन सी रेसिस्टेंस है, जो कि इंडक्टर दे रहा है, L देखे लगा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, सोल्यूशन XL जो है वो बराबर है 2πfL के। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी उसने आपको दी हुई है 50 मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस जो उसने वो भी आपको दिया हुआ है 0.02, तो XL जो है वो 6.28 ओम। क्योंकि देखिए रिएक्टेंस इंडक्टर की वजह से हो, रेसिस्टेंस जो है वो इंडक्टर की वजह से हो या रेसिस्टेंस कैपेसिटर की वजह से हो, है तो रेसिस्टेंस ना, इसलिए इसका यूनिट ओम आएगा। तो 6.28 ओम जो है ये आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 20.5 देखें। एग्जाम्पल 20.5 एग्जाम्पल में जो है वो आपसे बोल रहा है, हाँ ये बड़ी पेचीदा, इसमें मिस्टेक्स हैं, ये मैं पहले बता दूं 20.5 में मिस्टेक्स हैं। तो इसने बोला है कि RC सर्किट है, ऐसा सर्किट है RC सर्किट जिसमें रेसिस्टर लगा हुआ और कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर नहीं लगा हुआ। बहुत ध्यान से कीजिएगा इनकी प्रॉब्लम्स को, क्लियरली देख लीजिएगा कि सर्किट की टाइप कौन सी है। तो ये RC सर्किट है जिसमें रेसिस्टर लगा हुआ और कैपेसिटर लगा हुआ, इंडक्टर नहीं लगा हुआ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वो बता रहा है आपको इस RC सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 50 माइक्रोफैराड है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे फैराड में, और रेसिस्टर जो लगा हुआ है इसके अंदर वो 100 ओम का लगा हुआ है और सीरीज़ में कनेक्टेड है। पहले ये देखना है कि सर्किट कौन सा है, सिर्फ रेसिस्टर वाला है, इंडक्टर वाला है,
या कैपेसिटर वाला है या इनका कॉम्बिनेशन है। इसके साथ दूसरी चीज़ क्या देखनी है, ये पैरेलल कनेक्ट है या सीरीज़ में कनेक्ट है। ये मेहरबानी करके इन दो चीज़ों को जहन में रखिएगा, नोट कर लें इस मेरी बात को, वरना आप उलझ जाएंगे, आपको सवाल ही समझ में नहीं आएगा कि वो आपसे बोल क्या रहा है, इतना उलझाव है इसके अंदर। तो दो चीज़ें लाजमी देखें, सीरीज़ में कनेक्ट है या पैरेलल कनेक्ट है, और सर्किट कौन सा है ये। तो ये RC सर्किट है, रेसिस्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इंडक्टर नहीं लगा हुआ, ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है। इसमें दो चीज़ें आपसे पूछ रहा है, करंट इन सर्किट, सर्किट के अंदर जो करंट है वो बता दीजिए, फिर बोल रहा है फेज़ एंगल जो है वोल्टेज और करंट के दरमियान वो भी बता दीजिए। डेटा लिख लें, इसमें मिस्टेक्स है पहले ही बता दूं, मैं अभी करेक्शन करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस जो है उसने आपको दी है 50 माइक्रोफैरड। उसके बाद उसने आपको रेसिस्टेंस जो है वो दी है 100 ओम। उसके बाद वोल्टेज जो है उसने आपको दिया है कितना, 220 वोल्ट। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी उसने आपको बताई है 50 हर्ट्स। और उसके बाद दो चीज़ें उसने आपसे पूछी हैं, करंट बता दीजिए, करंट बताइए। दूसरी चीज़ उसने आपसे बोली है कि एंगल बताइए, फेज़ एंगल, ये एंगल या फेज़ एंगल, दो चीज़ें उसने आपसे पूछी हैं, ठीक है भाई। अब पहली चीज़ करंट जो है, इस तक पहुंचने के लिए आपको एक फार्मूला चाहिए, और फार्मूला जो है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फार्मूला जो है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ जो फार्मूला है वो होगा आपके पास ये वाला, IRMS रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वाला जो फार्मूला है ना, इस पे वीडियो बना चुके हैं हम, ठीक है। और VRMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर करंट, और इसके साथ नीचे आ गया ये इम्पीडेंस जिसको Z से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये मैं आपको फार्मूला पहले ही लिखवा दिया कि इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये I तो ये IRMS हो गया, V कहाँ है कि हमारे पास है, Z कहाँ है, इम्पीडेंस को, टोटल इम्पीडेंस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पीडेंस ट्राइंगल मैंने बनवाया है पिछली वीडियोस में, याद है आपको। तो ये दो चीज़ें आपके पास मिसिंग है। अब बारी बारी VRMS पहले फाइंड आउट कीजिए, फिर इम्पीडेंस जो है वो फाइंड आउट कीजिए, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, तब जाके करंट आपको पता चलेगा, और करंट पता चलेगा तब जाके फेज़ एंगल का आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इम्पीडेंस जो है पहले, सबसे पहले क्या करें, और उससे पहले आप ये काम करें कि ये जो माइक्रोफैरेड में है इसको कन्वर्ट कर लें। 1 माइक्रोफैरेड जो है, 1 माइक्रोफैरेड जो है वो 10 लाख फैरेड के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो अगर आपको 50 माइक्रोफैरेड जो है उसको कन्वर्ट करना है फैरेड में, तो 10 लाख फैरेड से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका जवाब जो है वो आएगा 5 × 10⁻⁻5 फैरेड। आपकी PDF के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 50 × 10⁻⁻6 फैरेड, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये 50 है, ठीक है। तो आपको बेसिक्स, अगर मैथमेटिक्स की बेसिक्स आपकी वीक है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, ख़ास तौर पे इसीलिए ताकि आपको आपकी बेसिक्स मैथमेटिक्स की स्ट्रॉन्ग हो जाए। 15-16 वीडियो हैं, वो चाहें तो आप देखें, तो आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होगी। ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड पे जाएगा तो +1 की पावर यहाँ पर आएगी, जिससे फाइनली ये -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻5 फैरेड। तो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये वाली वैल्यू ले लें या 50 × 10⁻⁻6 वाली वैल्यू ले लें जो कि आपके डेटा में गिवन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल यहाँ पर मैं तो ये लूँगा क्योंकि इसमें मिस्टेक ही है सब जगहों पर, तो इसलिए मैं तो डायरेक्टली यही वैल्यू लूँगा कि ये जो है इसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ 5 × 10⁻⁻5 फैरेड के, ठीक है भाई। ये मैंने कर दिया है और आप वर्क भी करके दिखा दिया आपको, ये पहला काम हो गया। अब ज़रा VRMS की तरफ चलते हैं।
तो VRMS अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फिर आपको जो है वो, बल्कि VRMS भी आपके पास मौजूद है ऑलरेडी, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये रहा VRMS। वोल्टेज भी गिवन है, करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। वोल्टेज सिर्फ ये Z जो है इसको फाइंड आउट करना है आपने, ये टोटल इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला कौन सा है, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये रहा Z के लिए कि Z बराबर है अंडर रूट, यहाँ पर थोड़ी मैथमेटिक्स की कलाबाजियाँ भी आपको नज़र आएंगी, ठीक है। अगर आपने ज़रा सी भी गलती की इस कॉन्सेप्ट से हटने की, आप गड़बड़ कर देंगे इस पूरे आंसर में, ठीक है। बताऊँगा अभी, पहले इसको R स्क्वायर करें, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर है XC स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमें इम्पीडेंस करंट फाइंड आउट करके देगा, इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस फाइंड आउट होगी तो यहाँ पर आ जाएगी, VRMS की वैल्यू ये रही हमारे पास, रखेंगे IRMS फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो Z के लिए फिर R स्क्वायर और XC स्क्वायर, R स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, ये रहा 100 ओम, ये आ जाएगा। XC नहीं है तो इसके लिए फिर आप XC जो है इसको पहले फाइंड आउट करें, ठीक है। तो XC फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है वो कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि ये XC रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, इंडक्टिव रिएक्टेंस को नहीं। देखें, बड़ी मेहरबानी होगी, गलती मत कीजिएगा, एक्चुअल प्रॉब्लम्स में भी ये XC जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, XL जो है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के फाइंड आउट करने के अलग फार्मूले हैं। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC। तो 1 डिवाइडेड बाय, आप इसकी वैल्यू निकालें, 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 3.14 पाई की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 है, मल्टीप्लाई बाय 5 × 10⁻⁻⁵ और यहाँ पर आपके PDF में गलती है, मिस्टेक है यहाँ पर। पहली मिस्टेक जो आपके PDF के अंदर है कि ये आप जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेसिस्टिव कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सॉरी, ये XC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है XL वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को, इंडक्टिव रिएक्टेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। समझ आ गई दोनों में फर्क समझ आ गया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस को। रिएक्टेंस कोई सी भी हो, लेकिन है वो रेसिस्टेंस ही, है वो रेसिस्टेंस ही। और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है हमारे पास, ओम, ये यूनिट। अब हेनरी जो है वो किसका यूनिट है, वो इंडक्टेंस का यूनिट, इंडक्टेंस का यूनिट जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, हेनरी इंडक्टेंस का यूनिट। और आपकी बुक PDF के अंदर उसने जो फाइंड आउट किया ना, ये फार्मूला लगा के, यही वाला फार्मूला लगा के XC को आखिर में उसने जो फाइंड आउट किया, उसने वो किसमें, हेनरी, कैपिटल H लिखा हुआ होगा आगे। पहली गलती ये कि ये हेनरी नहीं है भाई, इसके साथ हेनरी नहीं आएगा, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसके साथ हेनरी नहीं आएगा। हेनरी आता है इंडक्टेंस के साथ, इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ भी नहीं आता, इंडक्टेंस के साथ आता है हेनरी, ये यूनिट। तो पहली मिस्टेक H जो है कैपिटल H, ये गलत लगाया हुआ। दूसरी मिस्टेक ये कि आपने जो वैल्यू निकाली है 636.9 हेनरी, ये भी गलत है, यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है
3, ये मैं बताता हूँ अभी कि ये इसका जवाब अब निकलेगा क्या। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब जो PDF में आपके सोल्यूशन दिया हुआ है इसका, देखें ये कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब आप वर्कड एग्जाम्पल्स के ऊपर अपनी ग्रिप करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम्स की तरफ जाने से पहले। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आएगा 0.0157। ठीक है, 1 को डिवाइड करेंगे इसके ऊपर तो आपके पास XC की वैल्यू आएगी 63.69 ओम। तो ये 2 मिस्टेक इसने की है। आप देखें इसने जो जवाब निकाला है ना, वो कितना निकाला, 636.9। तो असल में ये पॉइंट की गलती है, ये पॉइंट इन्होंने यहाँ लगा दिया, पॉइंट ये यहाँ पर आएगा। दूसरी गलती ये की कि हेनरी लगा दिया, ये भी गलत है। तो ये 2 गलतियाँ हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला मरहला मुकम्मल हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए, इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो Z बराबर है, दूसरी बच्चे गलती यहाँ पर जो करेंगे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये R² आ गया, R² प्लस XC स्क्वायर। यहाँ पर R² की जगह पर R की वैल्यू आपके पास 100 है, आपने 100 लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद XC आपने अभी अभी फाइंड आउट किया कितना, 63.69, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। अब बच्चों के जहन में फ़ौरन ये बात आएगी कि यार ये तो रूट लगा हुआ है, चलो मसला हल हो गया, ये इसको दोनों पे लगा हुआ है तो इसका मतलब तो ये है कि ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। मतलब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, 100 प्लस 63.69, ऐसे भी कर सकता हूँ, तो मसला हल हो गया ना। ये देखें, ये रूट से ये स्क्वायर गया, यही तो सीखा है आपने, यही तो सीखा है आपने। कभी पूछा है टीचर से कि सर क्यों चला गया, क्या हुआ है, ये ऐसा क्या कर दिया आपने? इसीलिए तो कहते हैं भाई रटना नहीं समझना है ज़रा। आई विश कि आप इस काबिल बने। ये क्या है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये तरीका नहीं है इसका, ये तरीका नहीं है इसका, आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। वजह क्या है इसकी ऐसे नहीं करेंगे? उसकी वजह ये है कि पहली बात, ये रूट जो लगा हुआ है ये 1/3 की पावर है, 1/2 की पावर है जो किसी के ऊपर लगती है ना। ठीक है, पहली बात तो ये याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। दूसरी बात, यहाँ पर ये जब मैं हटाऊंगा ना इसको तो ये आ जाएगा R² प्लस XC स्क्वायर और इसके ऊपर 1/2 और ये जो अंदर मौजूद है ये भी पैरेंथेसिस में आएंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से R² प्लस XC स्क्वायर और 1/2। अब यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट्स की ज़बान है, ब्रैकेट्स की। जो रूल कहता है वो कहता है कि भाई जो ब्रैकेट के अंदर पहले है ना आप उसको सॉल्व कर दीजिए बस। जब तक आप ब्रैकेट के अंदर के मामले को सॉल्व नहीं करेंगे ना आप बाहर नहीं जा सकते। अगर तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होने वाली पोजीशन है तो आप करें, जब आपको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होने वाली पोजीशन नहीं नज़र आती तो फिर आप बाहर पावर से पावर मल्टीप्लाई वाला गेम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होने वाली पोजीशन है, ब्रैकेट स्मॉल लगा हुआ है, पहले इसको करना है। तो यहाँ पर ये आगे चलेगा, यहाँ पर 100 जो है इसकी वैल्यू R की मौजूद है हमारे पास और XC की वैल्यू 63.69 ये मौजूद है हमारे पास। तो अंदर पॉसिबिलिटी है, अंदर पॉसिबिलिटी है। आप डायरेक्ट मसला हल नहीं करेंगे, अंदर पॉसिबिलिटी है, अंदर पॉसिबिलिटी है। ठीक है भाई, तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 10,000 जो है वो जवाब आएगा। और इसका जवाब क्या आएगा 10,000 के बाद 4056.41
1/2। फोर 056.4161 ये आ गया 1/2 की पावर। अब इसको आप प्लस कर दें, प्लस करने के बाद फिर इसका रूट निकालें। तो प्लस करने के बाद फिर जब आप इसका रूट निकालेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा टोटल इम्पीडेंस फाइंड आउट करने का, वो आएगा 1 Z बराबर होगा 118.559 ओम। इम्पीडेंस का मतलब ही क्या है? टोटल इम्पीडेंस का मतलब ये है कि जितनी किस्म की भी रिएक्टेंस मौजूद है, चाहे वो रिएक्टेंस जो है वो रेसिस्टर की वजह से है, चाहे वो रिएक्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस की वजह से है, बोथ इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से, ठीक है। तो टोटल इम्पीडेंस, टोटल रेसिस्टेंस जो सर्किट में मौजूद है, उसकी वजह कोई भी हो, रेसिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास ओम में आपके पास आ गई 118.559। ठीक है भाई। अब यहाँ पर 118.559। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वाले फार्मूले को, IRMS वाले को। इसमें Z की वैल्यू हमें मिल गई है, Z की वैल्यू मिल गई है। IRMS बराबर है VRMS और Z। ठीक है भाई। तो IRMS Z की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली है 118.559। VRMS आपके पास ये रहा 220। तो IRMS जो आएगा आपके पास, IRMS जो आएगा आपके पास वो आएगा 1.8556 एम्पेयर। ये निकलेगा आपका जवाब, जो कि आपकी बुक में मौजूद PDF से बिल्कुल चेंज है। ठीक है भाई। गलती कोताही हो सकती है, बार बार बताता हूँ, कमेंट्स में बताइए। अभी भी एक कमेंट आया हुआ है मेरे पास कि एक और जगह पे मिस्टेक है सर, उसको ज़रा चेक कर लीजिए। तो मैंने कहा है कि मैं चेक करूँगा, सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं उसको तसल्ली से देख के इंशाल्लाह फिर बता दूंगा कि उस मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है भाई। अब चलते हैं इसकी तरफ। IRMS का मसला तो हल हो गया ही, उसने करंट पूछा था। अब उसने फेज़ एंगल पूछा है। फेज़ एंगल जो है, फेज़ एंगल का हमारे पास फॉर्मूला, इसके ऊपर भी डिटेल्ड बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। 10-1 और XC और R, ये फॉर्मूला है। बस आप वैल्यू पुट करें। XC की वैल्यू हमने क्या निकाली है? XC की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 63.69 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस हमारे पास कितनी थी 100। अपने कैलकुलेटर पे देखें, पहले आप ये फाइंड आउट करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 10 -1 0.6369 0.6369। बस आपने अब इतना करना है कि अपने कैलकुलेटर पे देखें, टॉप पे शिफ्ट का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, शिफ्ट SH, पहले इसको दबाएं, फिर 10 को दबाएं, तो 10 का इन्वर्स आपके पास आ जाएगा। ये 10 देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, 10-1। ये करने के बाद ये वैल्यू आगे सामने लिखें, आंसर का बटन दबा दें, तो आपके पास एंगल जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल जो है वो आपके पास आ जाएगा 32.49 डिग्री, 32.49 डिग्री। ठीक है भाई। ये भी हमारे पास एग्जाम्पल हो गई। अगली एग्जाम्पल देखें।
अगली एग्जाम्पल जो है आपके पास 20.6, एग्जाम्पल 20.6। डेटा, पहले ये 20.6 आपको पढ़ के सुना दूँ क्या कह रहा है ये, इसको समझ लें ज़रा। रेसिस्टर बोल रहा है आपके पास 10 ओम का है और इंडक्टर जो है 0.05 हेनरी है, ये सीरीज़ में कनेक्ट है। एसी वोल्टेज की पीक वैल्यू आपको बता रहा है 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी बता रहा है आपको 50 हर्ट्ज़। इसमें आपसे बोल रहा है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बताइए, आरएमएस करंट थ्रू बताइए और एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट ये बता दीजिए। 3 चीज़ों के जवाब वो आपसे चाह रहा है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। डेटा, अब देखें ये कौन सा सर्किट है हमारे पास, ये आरएल सीरीज सर्किट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आरएल सीरीज सर्किट, ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेसिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ है सीरीज में। ठीक है। डेटा, रेसिस्टेंस उसने बताया आपको 10 ओम। ठीक है। नंबर 2, इंडक्टेंस जो है उसने आपको बताया 0.05 हेनरी। नंबर 3, वोल्टेज की पीक वैल्यू उसने आपको बताई है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसने आपको बताई है, फ्रीक्वेंसी उसने आपको बताई है 50 हर्ट्ज़। सॉल्यूशन, और पूछा क्या उसने, नंबर 1 बोल रहा है इम्पीडेंस बताइए। नंबर 2, आरएमएस करंट IRMS ये आपसे बोल रहा है ये बताइए। नंबर 3 आपसे बोल रहा है एवरेज पावर बताइए, एवरेज पावर, एवरेज पावर ये बताइए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इम्पीडेंस को देख लेते हैं। इम्पीडेंस नंबर 1, इम्पीडेंस। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला इम्पीडेंस का लगेगा और पहले जो लगाया था उसमें फ़र्क देखें क्या है कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला यहाँ पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वहाँ XC था, इससे पहले वाली एग्जाम्पल में देखें यहाँ XL है, XL होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर वही XL जो है वो पहले फाइंड आउट कर लीजिए, वो आपको पता नहीं है तो XL जो है इसको फाइंड आउट कैसे, देखिए XC को हमने कैसे फाइंड आउट किया था, XL को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2πfL। सिर्फ एक ही फ़र्क है उसके अंदर, वो फ्रैक्शन में था, वो अपॉन में था अगर आप याद करें, बाकी सब कुछ वही था। XL और XC फॉर्मूले के अंदर जो फ़र्क है वो सिर्फ कितना है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। ठीक है भाई, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। तो एक्सेल जो है यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 और मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस जो है 0.05 हेनरी। मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा एक्सेल 15.7 ओम, 15.7 ओम ये आ गया आपके पास। अब इसको यहाँ पर पुट कर दें, फिर गलती मत कीजिएगा, आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, आर स्क्वायर किसके आया हमारे पास 10 प्लस 15.7, ये इम्पीडेंस जो है आपके पास आ जाएगा फाइनली 2
18.6 ओम। ठीक है भाई, तो इम्पीडेंस उसने बोला था पहले बताइए, बता दिया इम्पीडेंस 18.6 है। फिर IRMS बताइए, दूसरी बात उसने आपसे ये बोली है। IRMS के लिए फिर वही फार्मूला हमारे पास है, IRMS बराबर है VRMS और डिवाइडेड बाय Z, ये आ गया। ठीक है भाई, तो सबसे पहले VRMS को फाइंड आउट करें। VRMS इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला है, V पीक की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास और डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए, √2। यहाँ पर भी मैंने एक जगह मिस्टेक जो है वो हाईलाइट कर रखी है, तो ये 2 नहीं है, ये असल में Z है, ये Z है। ठीक है, बल्कि ये 2 ही है, सॉरी ये 2 ही है यार, √2 ही है, ये एक दूसरा फॉर्मूला है। तो V पीक आपके पास 100 है वोल्टेज, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 70.70 वोल्ट। अब VRMS फाइंड आउट हो गया, अब इसको IRMS वाले फॉर्मूले में लिखिए। कितना है आपके पास 70.7 डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस जो है आपने अभी अभी फाइंड आउट की है, कितनी 18.6, तो ये IRMS की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.8 एम्पेयर। ये दूसरा मसला भी आपका हल हो गया। इसमें एक नई चीज़ आपको यहाँ सीखने को मिली है, ये आपकी बुक में भी नहीं है, मेरी मालूमात के मुताबिक आपकी बुक में भी कहीं पे ये नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद फिर अब एवरेज पावर की तरफ चलते हैं। एवरेज पावर नंबर 3, एवरेज पावर। पावर का फॉर्मूला फाइंड आउट करने का प्रोसीजर अलग है और एवरेज पावर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अलग है, तो वो लिख लीजिए ज़रा। तो एवरेज पावर आपको फाइंड आउट करनी है तो VRMS को मल्टीप्लाई करेंगे IRMS और cos थीटा। देखें बहुत सारी चीज़ें वो आपको एग्जाम्पल्स में देता है, थ्योरेटिकली बात नहीं होगी, वो एग्जाम्पल्स में होगी। बच्चे अब एग्जाम्पल्स की तरफ ध्यान नहीं देते, और फिर एक्चुअल प्रॉब्लम्स जब आती हैं ना, फिर वहाँ परेशानी का शिकार हो जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया। भाई बुक में ही मौजूद है, थ्योरी में नहीं दिया उसने, एग्जाम्पल्स में तो समझाया है ना उसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे 70.7 इंटू 3.8 इंटू 0.54, और इसका जवाब जो आपके पास आएगा वो आएगा 145 वाट। 145 वाट। ये तीसरा मसला भी आपने इसका हल कर दिया। 20.7 की तरफ चलें। 20.7 वर्कड एग्जाम्पल। $20.7 वर्कड एग्जाम्पल। इसमें बोल रहा है, इसमें सोलेनॉइड की बात आ रही है कि एन इंडक्टर जो है, एक इंडक्टर जो है, यहाँ भी मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, बहरहाल वो बता रहा है कि इंडक्टर जो है यानी कि सोलेनॉइड, उसकी रिएक्टेंस बता रहा है यहाँ पर 500 ओम है। ठीक है, क्योंकि जो इंडक्टर होता है वो बेसिकली सोलेनॉइड ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी रिएक्टेंस जो है वो बता रहा है 500 ओम है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ आपने, अल्टरनेटिंग करंट के साथ आपने इस इंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर 50 हर्ट्स। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो सोलेनॉइड की, वो बोल रहा है वो आप कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो इसका डेटा लिखिए पहले।
20 नंबर 1 इंडक्टिव रिएक्टेंस उसने आपको बताया 500 ओम। ठीक है भाई, V जो है यहाँ पर वो है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास है 50 हर्ट्स। इंडक्टेंस जो है वो आपसे पूछ रहा है यहाँ। अच्छा, यहाँ पर भी एक मिस्टेक है। मैंने कहा ना मिस्टेक्स तो होंगी, टेस्ट एडिशन है ना। बहरहाल इसका फॉर्मूला लिखिए आप, सोल्यूशन XL जो है वो है 2 पाई FL। अब देखें, ये जो आपसे सवाल पूछ रहा है ना आपसे, कि ज़रा मेरी बात को समझिएगा, वो आपसे कह रहा है कि इंडक्टर लगा हुआ है, उसके अंदर जो रिएक्टेंस है सोलेनॉइड की। इसका मतलब आपको पता है क्या है? इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, और उस इंडक्टर के मतलब इंडक्टर क्या हुआ? ये सोलेनॉइड ही हुआ ना। तो वो आपको बता रहा है इंडक्टर की रिएक्टेंस, फिर आगे बता रहा है सोलेनॉइड की रिएक्टेंस। तो भाई सोलेनॉइड असल में इंडक्टर ही तो है, सोलेनॉइड जो है वो इंडक्टर ही तो है। आप सोलेनॉइड की रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है वो इंडक्टर की रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू उसने कितनी दी है? 500 ओम। तो भाई आपने जब जो है वो सोलेनॉइड की रिएक्टेंस दे दी, जब आपने जो है वो इंडक्टर की रिएक्टेंस दे दी, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने दे दी है, तो फिर आप फाइंड आउट क्या करवा रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही, इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। ठीक, तो आप फाइंड आउट क्या करवा रहे हैं? आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू तो दे दी है 500 ओम, फिर आप फाइंड आउट क्या करा रहे हैं? आखिर में बोल रहा है कि आप जो है वो कैलकुलेट करें इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये गलत है, ये मिस प्रिंटिंग है। ये सवाल यूँ होना चाहिए था, कैलकुलेट द इंडक्टेंस, कैलकुलेट इंडक्टेंस, क्योंकि नीचे ये इंडक्टेंस को ही कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट द इंडक्टेंस, जबकि आपको जिसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उसी को कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन पूछ क्या रहा है सवाल में? बोल रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कैलकुलेट करके बताएं। भाई कि वो तो आपने दी हुई है पहले ही, तो सवाल ये होना चाहिए था इसका कि कैलकुलेट द इंडक्टेंस, जिसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे L को। तो L को हम फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करें तो इसकी शक्ल नई जो है हमारे पास ये आ जाएगी, XL अपॉन ये XL जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस को, जिसकी वैल्यू उसने दी हुई है 500 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई F, वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, 500 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है कितनी? 50 हर्ट्ज। आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास जो है वो इंडक्टेंस आ जाएगा 1.59 हेनरी, 1.59 हेनरी ये आपके पास आ जाएगा, और यही आपके यहाँ पर भी मौजूद। ठीक है भाई, आखिरी जो वर्कड एग्जाम्पल है 20.8, उसको देख लेते हैं। 20.8 उसको समझ लें, उसमें क्या बोल रहा है। पहली बात, सर्किट कौन सा है? ये RLC सर्किट है, ठीक है, और पैरेलल कनेक्ट हुआ RLC सर्किट का मतलब R मतलब रेसिस्टर भी लगा हुआ है इसमें, L मतलब इसमें इंडक्टर भी लगा हुआ है, C मतलब इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है। और कैसे लगे हुए? सीरीज में नहीं, पैरेलल लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रेसिस्टर आपको बता रहा है 5 ओम बता रहा है, इंडक्टेंस जो आपको बता रहा है वो 0.02 हेनरी बता रहा है, और कैपेसिटेंस जो आपको बता रहा है वो बता रहा है 0.005 फैरेड। रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी FR बोल रहा है, कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, इसका डेटा लिख लें। एग्जाम्पल 20.8,
एग्जाम्पल 20.8। तो रिएक्टेंस उसने दिए 5 ओम और इंडक्टेंस उसने दिया है 0.02 हेनरी और कैपेसिटेंस जो है उसने दिया है 0.005 फैरेड। एफ आर जो है वो रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, आप फाइंड आउट करें। रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास है एफ आर 1/2 पाई वैल्यूज पुट करें 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये रूट होगा, अंडर रूट क्या है आपके पास, इंडक्टेंस कितनी दी हुई है 0.02 मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है 0.005। बस इसको आप सॉल्व कर लें तो रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास आएगी 15.92 हर्ट्स। ठीक है भाई, अब इतनी हिम्मत थी, एग्जाम्पल्स कर चुके, सेल्फ असेसमेंट और एमसीक्यूज यार अगले पार्ट में कर लें। ठीक है, नहीं कर पाए शायद ठीक नहीं है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।